स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल सिर पर कमजोरी। विशाल सैंडिपिड डीमन का गला पहले वाले सैंडिपिड डीमन से बहुत मोटा था। प्राणी ने अग्निमय फिनिक्स को प्राणी के पेट तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से पचा लिया। यह पूरी तरह से ठीक लग रहा था, सिवाय इसके कि उसके मुंह से कुछ लपटें निकल रही थी। यह लपटें ज़ॉम्बीज के पेट को जलाने में असमर्थ थी और दर्शाता है कि ज़ॉम्बीज कितने असाधारण थे। चीनी टीम के पास केवल तभी मौका होगा जब रात्रि राक्षस को पता चल जाएगा कि उसकी कमजोरी कहाँ है। ब्लैक पेंडेंट को फिरॉन स्प्रिंग बहुत पसंद थी। आदर्श किसी भी तरह से इस शानदार अवसर को नहीं छोड़ सकता था। उसे उस विशाल ज़ॉम्बी को मारना था। विशालकाय सैंडिपिड डीमन के मुंह के पास लटके हुए दिमाग आदर्श की ओर मुड़ गए और उनमें से प्रत्येक ने एक बादल जैसी किरण थूकी। वही चाल जो उसने फ्लाइंग क्रिक स्नो वुल्फ को दूर धकेलने के लिए इस्तेमाल की थी। आदर्श के पास हवा में रहते हुए अटैक से बचने का कोई मौका नहीं था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और खुद को बचाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति से ढाल तैयार की। ढाल का फ्रेम चांदी का था और उसके अंदर हवा के अलावा कुछ नहीं था। हालांकि बादलों की किरणें ढाल द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध की थी, जिससे वह उसके करीब नहीं जा पा रहा था। विशाल सैंडिपिड डीमन ने हार मान ली, क्योंकि उसे पता था कि उसकी छोटी छोटी चालें आदर्श को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसने अपने विशाल शरीर से सीधे उस पर अटैक किया, क्योंकि चींटी जैसे इंसान के खिलाफ यह निश्चित रूप से सबसे कारगर चाल थी। प्राणी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई खंभा ढह गया हो। आदर्श ने देखा कि उसके ऊपर एक विशाल शैडो मंडरा रही है, जो उसके ऊपर सूरज की रोशनी को रोक रही थी। जैसे जैसे उसका शरीर करीब आया, आदर्श ने उसके पैरों को बेतहाशा झूलते देखा, जैसे चमचमाती कुल्हाड़ियां। आदर्श समय रहते बच नहीं पाया। उस जीव का शरीर उस पर जोर से गिरा, जिससे वह द्वीप की जमीन पर गिर गया। पूरा द्वीप हिल गया। टूटी चट्टानें समुद्र में डूब गई। दरारों से और अधिक समुद्री पानी द्वीप में घुस गया और जल्द ही सतह पर आ गया। आदर्श ने समय रहते ब्लैक स्नेक आर्मर को बुलाकर खुद को कीमा बनने से मुश्किल से बचाया। हालांकि वह अभी भी भूमिगत फंसा हुआ था और समुद्री पानी सीधे उसकी ओर आ रहा था। आदर्श खड्ड में फंस गया था। विशालकाय सैंडिपिड डीमन को पता लग गया था कि आदर्श अभी भी जीवित है। उसने अपने शरीर को फिर से हवा में ऊपर उठाया और पहले से भी अधिक जोर से नीचे गिरा। क्या तुम मुझे मक्खी की तरह समझ रहे हो? आदर्श गुस्सा हो गया। उसने जल्दी से भागने वाली शैडो डाली, अपने शरीर को 4 शैडो में विभाजित किया, जो गोरैया की छाया की तरह अलग अलग दिशाओं में उठ रहे थे। 1 सेकंड बाद द्वीप एक बार फिर कांप उठा। समुद्र पर लहरों का एक विशाल घेरा दिखाई दिया और द्वीप से दूर फैल गया। आसपास के जहाज तेज लहरों से पीछे धकेल दिए गए। यहाँ तक कि बैरियर भी इस झटके का प्रतिरोध करने में असमर्थ था। आयोजक प्रतिभागियों की सुरक्षा के बारे में चिंता करने से खुद को रोक नहीं सके। आदर्श, मैंने इसे ढूंढ लिया है। इसकी कमजोरी इसके दिमाग में है। आपको बस इसके सारे दिमाग नष्ट करने होंगे, जियांग चिल्लाया। आदर्श ने अपनी नजरें उठाई और एक फुर्तीला काला व्यक्ति देखा, जो विशालकाय सैंडिपिड डीमन की गर्दन पर लगे दिमाग पर झपट्टा मार रहा था। उस व्यक्ति या जानवर के तीखे पंजों ने मस्तिष्क को साफ साफ काट दिया। विशालकाय डीमन अपना दिमाग खोने के बाद बेहद गुस्से में था। उसने अपने सिर पर घूम रहे रात्रि राक्षस को घूरा। उसके शरीर से अचानक जहरीली धुंध निकली, जिससे चारों ओर छिपकर चल रहे रात्रि राक्षस हवा में उछल गया। रात्रि राक्षस प्राणी से दूर जा गिरा। उसका काला फर नीले और लाल रंग में रंग गया था और उसके तीखे पंजे जंग से गिर रहे थे। जियांग को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। उसने जल्दी से नाइट राक्षस को वापस अपने समनिंग प्लेस में ले लिया। नाइट राक्षस ने एक प्राणी का मस्तिष्क काटकर बहुत अच्छा काम किया था। आदर्श, अब सब कुछ तुम्हारा है, हम कुछ नहीं कर सकते, जियांग ने कहा। जरूर, इसे मुझ पर छोड़ दो, आदर्श ने सिर हिलाया। तुम बेकार हो सकते हो, लेकिन हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। मैं इसे निकाल दूंगा, अनिकेत ने जोर देकर कहा। अनिकेत तुरंत गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद टीम ने देखा कि अनिकेत तेज हवा के झोंके से आगे बढ़ रहा था और एक विशालकाय
डीमन के शरीर के साथ साथ भाग रहा था, जो वर्तमान में जमीन के लगभग लंबवत था। विशालकाय सेंटीपीड डीमन ने तुरंत अनिकेत को देखा। उसके पैर अचानक उसके शरीर से अलग हो गए और नुकीले सिर वाले अजीब दिखने वाले कीड़ों में बदल गए और अनिकेत का पीछा किया। अनिकेत को एहसास हुआ कि आगे का रास्ता अब कोई विकल्प नहीं था, इसके बजाय वो हवा में उछल पड़ा। विंड विंग्स। तेज हवाएं चलने लगी जो अनिकेत की पीठ पर पंख बन गई। पंखों के फड़कने के साथ ही अनिकेत ऊपर उठ गया और लगभग उस जीव के दिमाग की ऊंचाई तक पहुंच गया। अनिकेत ने बहुत तेजी से अटैक किया। जैसे ही एक भूरे रंग की चमक गुजरी, विशालकाय सेंटीपीड डीमन का दिमाग फट गया। उसमें से अजीब सी गंध निकलने लगी। अनिकेत दूसरे दिमाग पर निशाना साध रहा था, लेकिन नुकीले सिर वाले कीड़े उस पर झपट पड़े और उस पर झुंड बनाकर बैठ गए तथा उसे वापस जमीन पर खींच लिया गया। अनिकेत पर और भी कीड़े झपट पड़े और उसे परतों में लपेट दिया। जियांग ने तुरंत एक आह के साथ अपना सिर हिलाया और अनिकेत को उस गंदगी से बचाने के लिए आगे बढ़ गया जिसमें वह फंस गया था। अभी 6 और बाकी है, आदर्श ने कहा। नाइट राक्षस ने एक को काट दिया था और अनिकेत ने एक को छेद दिया था। आदर्श को बाकी से निपटना होगा। अचानक तेज हवा के साथ ठंड हवा में उछल पड़ी। आदर्श अभी भी दिमाग को नष्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका सोच रहा था। तभी फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ ने पहल की और अपना बदला लेने के लिए प्राणी के शरीर पर चढ़ गया। भेड़िए यहाँ आओ, मुझे भी ऊपर ले जाओ। आदर्श ने फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ को रोका। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ पहले ही जीव के आधे रास्ते पर पहुंच चुका था। उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो अकेले विशाल स्पर्शनीय सेंटीपीड डीमन का सामना नहीं कर सकता था। आदर्श ने एक फ्लिप किया और फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ की पीठ पर उतरा। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ दहाड़ा। एक बर्फीली पहाड़ उछलकर आया जो पुल की तरह उस प्राणी की ओर बढ़ रहा था। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ पुल पर ऐसे दौड़ा जैसे वो हवा में दौड़ रहा हो और सीधे विशालकाय सेंटीपीड डीमन के सिर की ओर बढ़ रहा था। चकमा दो, आदर्श ने फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ को चेतावनी दी जब उसने विशालकाय सेंटीपीड डीमन को अपनी पूंछ हिलाते हुए देखा। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ ने हवा में छलांग लगाई और विशालकाय सेंटीपीड डीमन की पूंछ को चकमा दिया। जैसे ही फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ गिरने लगा, उसने फिर से चीख मारी और अविश्वसनीय गति से बर्फीले पहाड़ को बुलाया ताकि वह सुरक्षित रूप से उतर सके। मैं तुम्हारे लिए एक पुल बनाऊंगा, आदर्श ने कहा। आदर्श की आंखों से चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी। उसने बर्फीले पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ा और हवा में उठा लिया। चट्टानें और बर्फ हवा में अस्त व्यस्त तरीके से बिखरी हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन वास्तव में वे सभी एक दूसरे से समान दूरी पर थी। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ ने हवा में तैरते हुए सेंटीपीड बोर्ड देखकर उत्साह से चीख मारी। उसके कूदने की क्षमता शुरू से ही बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे अब बस कुछ स्टेपिंग स्टोन की जरूरत थी। यह फिर से आ रहा है, चकमा दो, आदर्श ने कहा। हवा में स्टेपिंग बोर्ड के साथ फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ को अटैक से बचने में कोई परेशानी नहीं हुई। वह स्पेल लाइटनिंग की चमक की तरह आगे बढ़ा, बाईं ओर की चट्टान से दाईं ओर छलांग लगाई, फिर ऊंची छलांग लगाई और विशाल सेंटीपीड डीमन के लगातार अटैकों से बचने के लिए तैरते पुल पर तेजी से दौड़ा। बहुत बढ़िया, फ्लेम स्वॉट। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ की मदद से आदर्श विशाल सेंटीपीड डीमन के दिमाग के बेहद करीब पहुंच चुका था। उसके हाथ में एक जलती हुई तलवार दिखाई दी। तेज हवा की परवाह न करते हुए आदर्श फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ की पीठ पर खड़ा हो गया। जब बादलों की किरणें उनके पीछे से गुजरी तो वह निर्णायक रूप से आगे बढ़ा और प्राणी के दाईं ओर बढ़ गया। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ का आदर्श के साथ बहुत अच्छा तालमेल था। आदर्श को दाएं से अटैक करते देख वह बाईं ओर चला गया। आदर्श द्वारा तैयार किए गए तैरते हुए पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी पूरी ताकत और गति का इस्तेमाल किया और बाईं ओर के एक दिमाग को चीर दिया। दूसरी ओर आदर्श ने आग की लपटों से वार किया, जिससे दाईं ओर का मस्तिष्क नष्ट हो गया। आग की लपटें दूसरे मस्तिष्क तक भी फैल गई। जिस दिमाग में आग लगी थी वह भयंकर संघर्ष कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह आग से डर रहा था। फायर फिस्ट, आदर्श ने अपनी फिस्ट भींच ली जब आग की तलवार गायब हो गई और धड़कते हुए मस्तिष्क पर 2 फायर ड्रैगन दाग दिए। ड्रैगन मस्तिष्क पर झपटे और उसे राख में बदल दिया। यह 3 है, आदर्श ने कहा।
फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ को उसे पकड़ने का संकेत देते हुए फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ आदर्श की ओर बढ़ रहा था, लेकिन विशाल सेंटीपीड डीमन ने उसे रोक लिया। सौभाग्य से फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ एक उड़ती हुई चट्टान को खोजने में कामयाब रहा, जिस पर वह समय रहते उतर सका, अन्यथा वह सीधे विशाल सेंटीपीड डीमन के पेट में जा रहा होता। विशालकाय सेंटीपीड डीमन का गला अभेद्य था। भेड़िया निश्चित रूप से मर जाएगा यदि वह सेंटीपीड द्वारा खाया जाए। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ की मदद के बिना आदर्श के पास हवा में घूमने का कोई रास्ता नहीं था। वह फ्लाइंग शैडो का उपयोग करके उड़ नहीं सकता था, वह केवल वस्तुओं के करीब रह सकता था और छायाओं के बीच घूम सकता था। विशालकाय सेंटीपीड डीमन भी काफी चालाक था। जब आदर्श हवा में था तो उसे पता था कि वह अपंग है। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ को भगाने के बाद वह पलट गया। उसकी छाती के नीचे की सिलाई अचानक खुल गई, जिससे घनी लाल आंखों के कई जोड़े दिखाई दिए। आदर्श चौंका। तो यह वह जगह है जहां प्राणी की आंखें हैं, सैकड़ों की संख्या में। आदर्श को लगा जैसे उसका खून जम गया हो जिस क्षण उसने इसे देखा। आदर्श, शापित आंखों का स्वाद लो। यह नर्क में जाने से अलग नहीं है, नेफ्रू ने ठंडी आवाज में कहा। आदर्श को आखिरकार एहसास हुआ कि आंखें उस पर श्राप लगा रही थी। उसका खून बहना बंद हो चुका था। उसकी त्वचा और मांस सख्त हो गए थे। यह सब उस प्राणी की शक्ति के कारण हुआ था। कई सौ आंखें शापित रोशनी उत्सर्जित कर रही थी, आदर्श की आध्यात्मिक दुनिया में घुस रही थी। उसकी मानसिक शक्ति के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचने के बावजूद वह विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहा था। विशाल सेंटीपीड डीमन ने अपना मुंह खोला और आदर्श को एक ही बार में निगल लिया। जैसे ही वह श्राप के तहत रखा गया, मानो वह चिंतित था कि आदर्श फिर से भाग जाएगा। विशालकाय सेंटीपीड डीमन की जीभ नहीं थी। उसके मुंह में केवल नुकीले दांत थे, जो केवल तभी उपयोगी थे जब प्राणी कोई बड़ी चीज खा रहा हो। आदर्श जैसी छोटी चीज के लिए वह इसे निगल जाता था। निगले जाने के आधे घंटे बाद वह आदमी तरल के एक तालाब में बदल जाता था। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल फर्स्ट प्लेस। फोकस नेकलेस काम आ गया था। पानी की नीली चमक ने आदर्श की शापित आध्यात्मिक दुनिया को घेर लिया। आदर्श के शरीर के अंदर एक गर्म सनसनी बह गई। उसका खून फिर से बहने लगा और उसकी अकड़न महसूस नहीं कर रही थी। डीन गिरीश ने वास्तव में मुझे कुछ अनमोल दिया है। आदर्श ने फोकस नेकलेस को देखा और अपने दिल में पुराने डीन को धन्यवाद दिया। आदर्श के पास फोकस नेकलेस बहुत समय से था। आदर्श को आश्चर्य हुआ कि एडवांस लेवल में भी यह बेहद उपयोगी था और इससे उसे आपदा टालने में मदद मिली थी। शैडो क्लोन। आदर्श ने जब वह शाल मुंह को अपनी ओर आते देखा तो उसने क्लोन को पीछे छोड़ दिया। वह चुपके से डार्क नोबल मेटल के साथ विशाल सेंटीपीड डीमन के सिर के साथ दूर चला गया। विशालकाय सेंटीपीड डीमन बहुत बड़ा था और इसकी छाया भी बहुत बड़ी थी। आदर्श ने साहसपूर्वक इसका फायदा उठाया। विशालकाय सेंटीपीड डीमन ने आदर्श के क्लोन को तुरंत निकल दिया। आसपास के सहायक जजों ने अपनी चालें चली। अगर वे बीच में नहीं आते तो आदर्श की मौत हो सकती थी। इसके अलावा विशालकाय सेंटीपीड डीमन से निपटना काफी मुश्किल था। उस प्राणी को आदर्श को बाहर थूकने के लिए मजबूर करना एक परेशानी होगी। मैंने पहले ही कहा था कि वह इसके लिए कह रहा था। मैंने उसे चेतावनी दी थी, नेफ्रू ने ठंडी आवाज में कहा। उसे विशालकाय सेंटीपीड डीमन को नियंत्रित करने में परेशानी हो रही थी। यह असंभव था कि आदर्श बच जाए। दोषी महसूस करने के लिए नेफ्रू को जरा सा भी अपराध बोध महसूस नहीं हुआ। वे वर्तमान में एक मैच के बीच में थे, इसलिए एक मौका था कि कोई मर सकता था। ऐसा नहीं था कि उसने चीनी आदमी को चेतावनी नहीं दी थी। मुझे संदेह है कि वह इतनी आसानी से मर जाएगा, मेयोस बड़बड़ाई। वह आदर्श से काफी परिचित थी और असंभव था कि इतना चालाक आदमी इतनी आसानी से मर जाएगा। सईद ने विशालकाय सेंटीपीड डीमन के सिर की ओर इशारा किया और चिल्लाया, देखो वहां ऊपर। अन्य लोगों ने उनका पीछा किया और एक काले रंग का लबादा हवा में लहराता हुआ देखा। ठीक उसी समय आदर्श दो स्पर्शनीय सेंटीपीड डीमन के दिमागों के बीच प्रकट हुआ। अगर वह वहां है तो विशाल सेंटीपीड डीमन ने अभी किसे खाया है? नेफ्रू ने आश्चर्य से पूछा।
यह एक क्लोन था। उस आदमी का शैडो एलिमेंट भी उच्च लेवल का है, म्यूज को एहसास हुआ। विशाल सैंडीपिड डीमन अभी भी अपने पेट के अंदर संघर्ष कर रहे छोटे कॉकरोच को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी हवा का एक घूंट निकल लिया हो। आमतौर पर एक मानव मैजिशियन कुछ पिलो के साथ उसके पेट की दीवारों को उड़ा देता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दो ज्वलन तलवारों ने तेजी से वार करते हुए एक साथ दो दिमागों को आधा आधा काट डाला और दोनों जलकर राख हो गए। जब दोनों दिमाग नष्ट हो गए तो विशालकाय सैंडीपिड डीमन दर्द से चिल्ला उठा। उस जीव के पास कुल 8 सिर थे, लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक ही बचा था। अगर आखिरी दिमाग भी नष्ट हो गया तो उसे वापस नर्क जाना पड़ेगा। विशालकाय सैंडीपिड डीमन क्रोधित हो गया, फिर भी उसने अपने अंतिम दिमाग की रक्षा के लिए तुरंत खुद को लपेट लिया। आदर्श ने जब देखा कि वह प्राणी बहुत अलर्ट है तो वह हंस पड़ा, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। सैंडीपिड डीमन ऐसे जीवों का समूह थे जो केवल सतह पर ही डराने वाले थे। उनका भयानक रूप कमजोर जीवों को डराने के लिए पर्याप्त था, लेकिन जब वे एक मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ थे तो वे बेसिक रूप से एक छोटे कीड़े की तरह थे। यह ब्लैक स्नेक आर्मर के लेवल के प्राणी की तुलना में कुछ भी नहीं था। सॉरी, ब्लैक स्नेक की तुलना में। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ, अब तुम्हारी बारी। आदर्श के आदेश पर फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ आगे बढ़ा। वह एक प्रकाश की किरण की तरह था जो उस विशाल किले में घुसने से पहले ही उस खाई से होकर गुजर गया। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ जितना ज्यादा लड़ता गया उतना ही बहादुर होता गया। वो विशालकाय सैंडीपिड डीमन से बिल्कुल भी नहीं डरता था, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही दिमाग बचा था। विशालकाय सैंडीपिड डीमन लुढ़क गया, खुद को एक विशाल बैरल में बदलने की कोशिश कर रहा था। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ की छोटी आकृति कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। शैडो स्पाइक्स फॉर्मेशन। आदर्श निश्चित रूप से एक तरफ खड़े होकर देखने वाला नहीं था। इस स्तर पर फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ को टुकड़ों में कुचल दिया जाएगा। आदर्श को विशालकाय सैंडीपिड डीमन को आगे बढ़ने से रोकना था, इससे पहले कि फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ उसका आखिरी दिमाग नष्ट कर दे। निक शासन की स्थापना शीघ्र ही हो गई। अंधेरे के पर्दे के अंदर से कई काली तलवारें विशालकाय सैंडीपिड डीमन पर उड़ी। निशाना लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। शैडो तलवारों ने जीव पर भयंकर वार किया। शैडो स्वॉर्ड की संख्या के बावजूद वे जीव की गति को पूरी तरह से रोकने में असमर्थ थे, लेकिन फिर भी और धीमा हो गया। ग्रेविटी स्पेस। आदर्श ने दोनों स्पिलों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया। शैडो स्पिल की कमजोरी और स्पेस एलिमेंट के दबाव ने विशालकाय सैंडीपिड डीमन को और अधिक सिकुड़ने का कोई मौका नहीं दिया। हम भी मदद करेंगे, स्मायरा और जियांग चिल्लाए। स्मायरा ने आइस बाउंड कॉफिन का इस्तेमाल किया। विशाल आइस बाउंड कॉफिन आसमान से उतरा और विशाल काय सैंडीपिड डीमन के शरीर के एक हिस्से को जमा दिया। विशाल काय सैंडीपिड डीमन अभी भी अपने आखिरी दिमाग की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहा था ताकि वो फिर से पुनर्जीवित हो सके। ज़ॉम्बीज की ताकत उनकी जीवन शक्ति थी। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ उस प्राणी के विशाल शरीर के अंदर से गर्वपूर्ण ढंग से चीख रहा था। विशालकाय सैंडीपिड डीमन अचानक कांप उठा। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ बीच में से कूद पड़ा और मुंह में प्राणी का आखिरी दिमाग पकड़ लिया। जिस क्षण विशालकाय सैंडीपिड डीमन के शरीर से दिमाग अलग हुआ, वह प्राणी तुरंत मर गया। उसका कंकाल एक इमारत की तरह ढह गया जिसके खंभे गिर गए थे। हड्डियां धीरे धीरे धूल में बदल गई और हवा में बिखर गई। यह मर चुका है। स्माइरा ने राहत भरी सांस ली जब उसने विशालकाय जीव को जमीन पर गिरते देखा। यह हो गया, युद्ध अंततः समाप्त हो गया। क्या हम जीत गए? जियांग ने अविश्वास में कहा। विशालकाय सैंडीपिड डीमन का शरीर इस दुनिया में लंबे समय तक नहीं टिक सका। शरीर के ढह जाने के बाद उसकी हड्डियां जल्द ही गायब हो गई। आदर्श ने उसका सोल रेमनेंट छीन लिया था। ब्लैक पेंडेंट के मौजूदा लेवल के साथ कमांडर लेवल के सोल रेमनेंट के बचने का कोई मौका नहीं था। इसे जल्द ही आदर्श के स्टार्स को मजबूत करने के लिए अपग्रेड किया जाएगा। फिरॉन स्प्रिंग के लिए आदर्श के पास इसे छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। ब्लैक पेंडेंट ने फिरॉन स्प्रिंग को पागलपन की हद तक अपने अंदर समाहित कर लिया। मिस्र की टीम के लिए जरा भी जगह नहीं छोड़ी। जब फिरॉन स्प्रिंग
ब्लैक पेंडेंट में भर गया तो उसने एक शानदार रोशनी उत्सर्जित की। उसका स्वभाव अचानक काफी बदल गया। डबल इनेट एलिमेंट्स वाले व्यक्ति के लिए कल्टीवेशन करने के लिए आवश्यक संसाधन और समय बिल्कुल चौंकाने वाले थे। ब्लैक पेंडेंट के बिना आदर्श अभी भी इंटरमीडिएट लेवल में फंस गया होगा। इस तरह जब आदर्श ने ब्लैक पेंडेंट में बदलाव देखा तो उसे पता था कि उसकी कल्टीवेशन भी जल्द ही आसमान छूने वाली है। कैसे यह कैसे संभव है? नेफ्रू शॉक रह गया। उसके आसपास एक भी ज़ॉम्बीज नहीं बचा था। वह निराश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि विशालकाय सैंडीपिट डीमन भी आदर्श से हार जाएगा। हमारी ताकत अभी भी ज़ॉम्बीज की रणनीति है जिसका उद्देश्य उन्हें थका देना था। मैं उस पर पढ़ाई। ग्रीक टीम और अंग्रेजी टीम में भी महान प्रतिभाएं थी और उनमें विशालकाय सैंडीपिट डीमन से मुकाबला करने की क्षमता थी। फिर भी वे ज़ॉम्बीज की रणनीति को नहीं संभाल सके। आदर्श को टूर्नामेंट में सबसे शक्तिशाली विनाशकारी मैजिशियन माना जाता था, इसलिए यह वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह विशाल सैंडीपिट डीमन को मारने में कामयाब रहा। मिस्र की टीम के सदस्यों को पता था कि फ्रॉन्स स्प्रिंग के रहस्य के उजागर होने के बाद उनके पास मैच जीतने का कोई मौका नहीं था। विशाल सैंडीपिट डीमन उनका अंतिम संघर्ष था क्योंकि वे परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। फ्रॉन्स स्प्रिंग छीन ली गई थी। भले ही मिस्र की टीम के 5 सदस्य अभी भी अन्य एलिमेंटों का उपयोग कर सकते थे, लेकिन अब उनके पास आगे लड़ने की प्रेरणा नहीं थी। अनडेड एलिमेंट के बिना मिस्र की टीम कभी भी इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाती। आदर्श आसानी से उन्हें अकेले ही खत्म कर सकता था। लड़ाई जारी रखना पूरी तरह से निरर्थक था। हम हार गए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमें फर्स्ट आना था। हमें सेकंड रैंक प्राप्त करने के बाद रुक जाना चाहिए था। तीसरा स्थान भी बुरा नहीं है। कम से कम हमारे पास फ्रॉन्स स्प्रिंग तो होता। मिस्र की टीम बड़बड़ाने लगी। अगर टीम सीधे ग्रैंड फाइनल में पहुंच जाती है तो वो फर्स्ट रैंक पर होगी। अगर वो आखिरी मैच जीत जाती है, हालांकि अगर वो हार जाती है तो उसे थर्ड रैंक पर रखा जाएगा और दूसरे स्थान का फैसला मिश्रित मुकाबले में टीमों के बीच होगा। इस प्रकार मिस्र की टीम फाइनल मैच हारकर टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रही। तीसरे स्थान के लिए इनाम काफी प्रभावशाली था, लेकिन फ्रॉन्स स्प्रिंग को खोना उनके लिए एक घातक झटका था। चीनी टीम जीत गई। चीनी टीम विजेता है। जब मुख्य जज ने परिणाम को घोषित किया तो पहले से ही तैयार पटाखे आसमान में फूट रहे थे। उनकी रंगीन चमक चीनी टीम के सदस्यों के चेहरों पर चमक रही थी। ओह, हम जीत गए, हम जीत गए। आदर्श, तुम कमाल हो। सियांग और आहन ने उत्साह में आदर्श को उठा लिया। आदर्श को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने शुरू में सोचा था कि 2 आदमी उसे हवा में उछाल देंगे। उससे आश्चर्य हुआ कि 2 लोगों ने उसे समुद्र में फेंक दिया। बहुत अच्छा। पानी में बाकी 2 लोग भी कूद पड़े। बर्फीला समुद्री पानी उन्हें ठंडा करने में विफल रहा क्योंकि उनके शरीर उत्साह और अविश्वसनीय खुशी से गर्म हो रहे थे। जब 2 पागलों ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया तो बाकी लोग भी तुरंत उनके पीछे चले गए। वे सभी पानी में कूद पड़े और आदर्श के चारों ओर जमा हो गए। जंगली चींटे उनके द्वारा महसूस की जा रही अवर्णनीय खुशी को व्यक्त करने का उनका तरीका था। पुरुष और महिला दोनों। तुम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। सलाहकार जितेश और सलाहकार गीत किनारे पर खड़े होकर उत्साहित छात्रों को देख रहे थे। वे अपने बचपन के अनुभवों को याद किए बिना नहीं रह सके। इन युवा वयस्कों के लिए वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट जीतने की महिमा बिल्कुल उल्लेखनीय थी। जीत बेहद प्रेरक थी। यहाँ तक कि सलाहकार जितेश और सलाहकार गीत भी भावनाओं के उफान को अनुभव कर रहे थे। अच्छा किया क्या? यहाँ भी आप भी नीचे आओ। ठीक। आदर्श ने तुरंत सलाहकार जितेश और गीत को टेलीग्नेसिस से पकड़ लिया और उन्हें पानी में खींच लिया। दोनों सलाहकारों की इसकी उम्मीद नहीं थी। अगर उन्हें उम्मीद भी होती तो वे इनविटेशन को अस्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो क्या हुआ अगर वे बूढ़े थे? जब तक उनके दिल जवान थे और वे दुनिया को गलत साबित करना चाहते थे। जब किसी ने भी नहीं सोचा था कि चीनी टीम टूर्नामेंट जीतेगी, वे भी उत्साह से अभिभूत थे।
दोनों सलाहकारों को पानी में घसीटे जाने के बाद जीत का जश्न मनाने के लिए और अधिक लोग पानी में कूद पड़े। क्या नंदिनी यहाँ नहीं है? तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुमने उसका फायदा उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, भले ही हम कितनी भी खुशियां क्यों ना बांट रहे हो। आदर्श ने कहा। तुम क्या सोच रहे थे? मैं तो बस यही सोच रहा था कि अगर वो आ गई तो यहाँ हर कोई बर्फ की मूर्तियों में बदल जाएगा। जब उसे पता चलेगा कि हम जीत गए हैं तो वो बेहद खुश हुई होगी। वैसे मैंने उसे कभी मुस्कुराते नहीं देखा, वो बेहद सुंदर है। जब वो मुस्कुराती है तो भी वो बेहद सुंदर लगती होगी। हाँ, उसके बिना हम टूर्नामेंट नहीं जीत सकते थे। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।